हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूनिट 1 के थिंकर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है जून 2023 के लिए, उसको देख सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 9 AM और 9 PM पर आपको क्विज के रूप में क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो कि PYQ होते हैं और संभावित आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यह लाइव अटेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं जुर्गेन हैबरमास के बारे में प्रमुख फैक्ट। तो जुर्गेन हैबरमास को नवमार्क्सवादी और आलोचनात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वह जर्मनी से संबंधित रखते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है तो इसलिए। तो हैबरमास प्राविधिक तार्किकता के आलोचक हैं तथा भाष्य विज्ञान तथा संप्रेषणात्मक क्रिया अर्थात कम्युनिकेटिव एक्शन के महत्व सिद्धांत के समर्थक थे। अपने विचारकों के सभी मानवीय विज्ञानों तक प्रभावित किया है। इनका जो संबंध है वह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के द्वितीय पीढ़ी के विज्ञानों में अग्रणी है। यह संप्रदाय विश्व में आलोचनात्मक संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। तो जितने भी आपको रेड, ब्लैक और ग्रीन में सेंटेंस मिलेंगे, समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैबरमास पर द्वितीय विश्व युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा। 1956 में इन्होंने फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जुड़े थियोडोर अडोर्नो के शोध में सहायक बने और संस्थान के प्रमुख मैक्स होर्खहाइमर से विवाद होने के बाद इन्होंने होर्खहाइमर का जो है साथ छोड़ दिया। बाद में यह अडोर्नो से जो है दोबारा 1964 में जुड़े और 1994 में जो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से ही सेवानिवृत्त हुए। हैबरमास जो है हीगल और मार्क्स की कृतियों का इन पर जो है काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके यह मार्क्स के काफ़ी बड़े आलोचक थे। इन्होंने मार्क्स के आलोचक होने के कारण इन्हें नव मार्क्सवादी के रूप में भी जाना जाता है। ओडोर्नो और होर्खहाइमर से भिन्न हैबरमास ने मार्क्स के मूल्य सिद्धांत और संप्रदाय की प्रथम पीढ़ी के सांस्कृतिक निराशावाद को अस्वीकार किया। तो इससे पहले जो होर्खहाइमर और एडोर्नो की विचारधारा मार्क्स के संबंध में थी, उसको इन्होंने अस्वीकार किया है। वेबर के समान ही हैबरमास भी मानते हैं कि फ्रैंकफर्ट संप्रदाय की जो प्रथम पीढ़ी है, इन्होंने प्रणालीगत तार्किकता, सिस्टम रैशनैलिटी और व्यवहारगत तार्किकता, एक्शन रैशनैलिटी को एक ही समझने की भूल की है और प्रणाली और जीवन जगत को अलग थलग करके भ्रम पैदा किया है। तो इन्होंने कहा जो है, इन्होंने सिस्टम तार्किकता और व्यवहारगत तार्किकता को एक ही समझने की जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के प्रथम पीढ़ी के थे, तो इसलिए उनकी जो है इन्होंने आलोचना की है। इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है प्रणाली और जीवन जगत, लाइफ वर्ड को एकदम से अलग थलग करके भ्रम पैदा की है। हैबरमास कहते क्या है? तो हैबरमास कहते हैं कि इसका जो परिणाम होता है कि जो जीवन जगत की कीमत पर प्रणाली या अर्थव्यवस्था को संपूर्ण समाज पर प्रभुत्व जमाने वाली विधा मान लिया गया है। तो इन्होंने कहा कि जो भ्रम उनके द्वारा पैदा किया गया, उससे यह प्रतीत होता है कि केवल ही अर्थ प्रणाली अर्थात अर्थव्यवस्था ही ऐसी है जो व्यक्ति के जीवन का अर्थात लाइफ वर्ल्ड का निर्धारण करती है। जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड की मूल अवधारणा हुर्सल एवं शुट्स की है। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जीवन जगत इनकी मूल अवधारणा न होकर केवल इन्होंने उसका प्रयोग किया है। जो मूल अवधारणा है, हुर्सल या शुट्स दोनों ने इसका प्रयोग किया है, जिसे बाद में हैबरमास एवं अन्यों ने अपने लेखों में किया है। जीवन जगत से तात्पर्य क्या है कि एक अकेले सामाजिक कर्ता के उस निकटस्थ परिवेश या पर्यावरण या इन्वायरमेंट वातावरण से है जिससे वह घिरा होता है। कि व्यक्ति
अपने जीवन में किन परिस्थितियों से घिरा है, उसके पास की इन्वायरमेंट वातावरण क्या है, उसे हम उसका लाइफ वर्ड कहेंगे या जीवन जगत कहेंगे। हैबरमास कहते हैं कि आधुनिकता की जो दार्शनिक दृष्टि से शुरुआत होगी वह हीगल ने प्रारंभ होती है। तो आधुनिकता की जो दार्शनिक दृष्टिकोण इन्होंने कहा कि वह हीगल से आरंभ हुआ है। आधुनिकता की अवधारणा को विकसित करने वाले पहले दार्शनिक के रूप में हीगल को इन्होंने बताया है। अपने बाद के व्याख्यानों में हैबरमास ने उत्तर आधुनिकता संबंधी विचारों जैसे बैतली, दरीदा और फूको की तथा कथित तार्किकता की अतिवादी समीक्षा संबंधी विचारकों की कमियों को उजागर किया है। तो जैसा आपको शुरू में ही बताया है, इन्होंने ज़्यादातर केवल दूसरे लोगों की क्या है आलोचना की है और इन्हें इसीलिए आलोचनात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। हैबरमास की आज की प्रजातांत्रिक, दफ्तरशाही और वैज्ञानिक संस्कृति का प्रधान समाज में स्वतंत्र संवाद की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वे हैबरमास कहें कि आज का जो समय है वहाँ पे प्रजातांत्रिक, दफ्तरशाही और वैज्ञानिक कल्चर जो है वो प्रधान समाज की जो है संवाद के लिए बहुत बड़ी एक आवश्यकता के रूप में कार्य कर रहा है। और इस संवाद का आधार विवेक यानी बुद्धि संगत अर्थात रेशनल होना चाहिए। तो कहा इन तीनों के बीच जो संवाद होगा या इन तीनों की जो उपयोगिता होगी समाज में वह तार्किक होगी। वे व्यवहार या आचरण प्रैक्टिस को सिद्धांत के साथ जोड़ना चाहते थे और मार्क्सवाद की परंपरा के तहत इन्होंने कहा जो मार्क्सवाद की परंपरा रही है वह व्यवहारवाद और आचरण के सिद्धांत जो है एक साथ जोड़ना है और यही इनकी जो है मार्क्सवादी परंपरा के थ्रू देखा जाता है। हैबरमास के अनुसार समाज में विज्ञानों में 3 प्रकार के सिद्धांत हैं जो संज्ञान के हेतुओं कॉग्निटिव इंटरेस्ट पर आधारित हैं। इन्होंने कहा कि जो समाज में विज्ञान है उनके 3 सिद्धांत हैं या 3 मूल रूप हैं जो कॉग्निटिव इंटरेस्ट अर्थात संज्ञान के हेतुओं पर आधारित होते हैं। वास्तव में संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ संज्ञान की व्याख्या की गई है। इन्होंने कहा कि संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अपने समाज के बारे में बोध या ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो इन्होंने कहा संज्ञान एक ऐसी विचारधारा है या सिद्धांत है जिसे हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए अपने समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि समाज में जो क्या क्या घटित हो रहे हैं। अगला पॉइंट है इनका उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज्ञान का विकास। इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा समाज के सदस्य होने के नाते हम विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं जिसके लिए हैबरमास ने भाषा की भूमिका का उल्लेख किया है। कहा अगर हमें किसी के बारे में या किसी तथ्य के बारे में हमें जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका जो स्रोत होगा वह भाषा होगा जिससे हमें ज्ञान प्राप्ति होगी। भाषा की इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की है। मनुष्य की कार्य करने की कुशलता और क्षमता संचार की विभिन्न प्रकार के ज्ञान को जन्म देती है। किसी ज्ञान के विकास से सबका भलाई हो तो ऐसे सिद्धांतों को हैबरमास ने अनुभविक विश्लेषणात्मक कहा है। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है कि ऐसे ज्ञान से जिनसे सबका भलाई होता है उसे इन्होंने अनुभविक विश्लेषणात्मक कहा है। इसके अलावा इन्होंने जो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा की है, जैसे अभी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं हैबरमास के बारे में, हैबरमास ने क्या बताया है, तो इसका स्रोत क्या है कि हम एक लैंग्वेज अर्थात हिंदी लैंग्वेज में आपको इसकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं हम। यहाँ पहुँचकर हैबरमास कहते हैं कि ज्ञान जो है वह प्रत्यक्षवादी बन जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो अनुभविक विश्लेषणात्मक ज्ञान है वह प्रत्यक्षवादी ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने चर्चा की है अगली जो तथ्य वह ज्ञान के व्यवहारिक हितों की पूर्ति के लिए कि ज्ञान किस तरह व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस प्रकार का ज्ञान दैनिक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ी तकनीकी भाषा में हैबरमास ने भाष्य विज्ञान कहा है कि जो ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है
उसे इन्होंने भाष्य विज्ञान कहा है। इसमें व्यवहारिक इसलिए कहते हैं कि यह हमारी अंतःक्रियाओं में काम आता है, अतः अंतःक्रियाओं को हम भाषा के माध्यम से समझते हैं। इसे भाष्य विज्ञान निर्वचन या इंटरप्रिटेशन का विज्ञान माना है। इसके अंतर्गत इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, एथोडोमेथोडोलॉजी, संस्कृति का संरचनात्मक विश्लेषण, उत्तर संरचनावादी आदि को भाष्य विज्ञान के दृष्टांत से के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे हैबरमास कहने का प्रयास है कि व्यक्ति रोजमर्रा की घटनाओं में या इंटरेक्शन में जिन संकेतों आदि का माध्यम से प्रयोग करके अपनी जरूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे इन्होंने भाष्य विज्ञान की श्रेणी या नाम या संज्ञा दी है। कहें उसका अध्ययन करने वाले जो भी सिद्धांत होंगे वह भाष्य विज्ञान की श्रेणी में आएंगे। जैसे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के तहत हम रोजमर्रा की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। एथोडोमेथोडोलॉजी के अनुसार भी हम डेली के बिहेवियर, व्यवहार को अध्ययन करते हैं। निर्जातीय संरचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से भी हम किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार का अध्ययन करते हैं रोजमर्रा के। और उत्तर संरचनावादी अर्थात संरचना के निर्माण में क्या भूमिका है व्यक्ति के व्यवहार या इंटरेक्शन की, उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा ये जो भी सिद्धांत है वह भाष्य विज्ञान दृष्टांत के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो व्यक्तियों की रोजमर्रा की घटनाओं एवं व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आगे तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया, ज्ञान का उद्धरण होता है। तो ज्ञान का उद्धरण होता है, तो इन्होंने कहा कि इस संबंध में जो अंतःक्रिया है एवं संचार होता है, इसे ज्ञान व्यक्ति की अंतःक्रियाओं का लाभ आलोचनात्मक सिद्धांत को जन्म देती है। इसमें व्यक्ति अंतःक्रियाओं का लाभ लेकर समाज का अहित करता है और यह ज्ञान के अपने स्वरूप में भ्रष्ट होता है। तो इन्होंने कहा जो तीसरी प्रकार की क्रिया होगी या नॉलेज होगा व्यक्ति का, वह ऐसा होगा जो समाज का अहित करता होगा, अर्थात समाज में होने वाली घटनाओं, प्रथाओं, कल्चर, बिहेवियर आदि की आलोचना करता होगा और अहित हेतु शक्ति प्रदान या प्रयोग होता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है, अर्थात जब व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो वह संघर्ष करेगा। और यहाँ तक कि हैबरमास ने मनोविश्लेषण के सिद्धांत की बुनियाद मानते हुए इन्होंने कहा कि यही जो है ज्ञान का उद्धरण, यही जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत का बुनियाद है। उन्होंने अपनी कृति महत्वपूर्ण हो जाती है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1984 में विस्तृत उल्लेख करते हुए यहाँ भाषाई दर्शन शास्त्र के संदर्भ देते हुए इन्होंने इसकी जो है चर्चा की है। तो इन्होंने 3 प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, जो व्यक्ति के लाभ, सभी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, उन्होंने इसे अनुभविक श्रेणी में रखा है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे इन्होंने क्या कहा है, भाष्य विज्ञान या हर्मेनेटिक्स कहा है। और तीसरा इन्होंने कहा है कि पैट्रिकली नॉलेज अर्थात ज्ञान का उद्धरण होता है, अर्थात उद्भव होता है, जो कि समाज के अहित में कार्य करता है या अहित में होने वाले कार्यों की चर्चा करता है। आगे चलकर इन्होंने मार्क्सवाद की आलोचना की है। तो मार्क्सवाद की आलोचना इन्होंने किन किन तथ्यों पे की है, आइए देखते हैं। हैबरमास वस्तुतः मार्क्सवादी हैं, पर वे इन्होंने जो है मार्क्स के सिद्धांतों की आलोचना की है और इसके स्थान पर वे अपना आलोचनात्मक सिद्धांत रखते हैं। इनका कहना है कि मार्क्स और फ्रैंकफर्ट स्कूल के कई विचारक प्रत्यक्षवाद के शिकार थे, अर्थात वह केवल और केवल प्रत्यक्षवाद की बात करते थे। उन्होंने मार्क्स की आलोचना के संदर्भ में निम्न तथ्य प्रस्तुत किया है। पहला पॉइंट है यहाँ पे, मार्क्स ने श्रम विभाजन और उत्पादन की अवधारणा में सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को समझने में असमर्थ रहा है। तो मार्क्स का जो श्रम विभाजन या उत्पादन का सिद्धांत है, तो इन्होंने विशेषकर केवल अर्थव्यवस्था पर ही या आर्थिक क्रियाओं पर ही विशेष बल दिया है और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को समझने में या उनकी महत्वता को अवहेलना की है। हैबरमास कहते हैं कि जो मार्क्स का उत्पादन विधि है या उत्पादन संबंधों का सिद्धांत है, वह आज के समय में लागू नहीं होता है।
देखिए, हैबरमास कहते हैं कि जो मार्क्स का उत्पादन विधि था वह वर्तमान समय में जो है लागू नहीं किया जा सकता है। पिछले समय के पूंजीवाद में राज्य एवं अर्थव्यवस्था का कोई सरोकार नहीं था और राज्य की नीति हस्तक्षेप की थी। इन्होंने जब उस समय जब पूंजीवाद था, जब मार्क्स चर्चा करते थे पूंजीवाद की, तो उस समय जो है राज्य की कोई भी हस्तक्षेप उसमें नहीं था। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति बदल गई है। आज राज्य स्वयं अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित करता है कि राज्य में क्या चलेगा, क्या होगा, किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी, किस वस्तु को कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, इन सब का निर्धारण जो है राज्य करता है। तो आज के समय में जो है आर्थिकी निर्धारणवाद अप्रासंगिक हो जाता है। जैसा मार्क्स, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है? मार्क्स। तो वही कहते हैं कि हैबरमास वर्तमान समय में जो है आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत अप्रासंगिक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि विकसित समाजों में दमन के तरीके बदल गए हैं। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज का बहुत बड़ा लक्षण शोषण एवं दमन बताया था, लेकिन आज वर्तमान समय में जो है हैबरमास इसे अस्वीकार करते हैं। कहते हैं विकसित देशों में श्रमिकों का जीवन ऊपर उठ गया है, उन्हें ऊंचा वेतन प्राप्त होता है, कल्याणकारी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसी अवस्था में वे दमन एवं प्रतिमान बदल गया है। इस समाज में श्रमिकों की आर्थिक अभाव के शिकार नहीं है, अर्थात अच्छा खाता पीते हैं। अब उनकी वंचितता आर्थिक न होकर मनोवैज्ञानिक और एथनिक है। तो हैबरमास कहते हैं जहाँ की अतिरिक्त मूल्य की बात करते हुए इन्होंने कहा कि मजदूरों को उनका हक नहीं मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी स्थिति नहीं है। वर्तमान समय में श्रमिकों की अच्छी वेतन मिलती है, जिस कारण वे अच्छा जीवन शैली जी रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आर्थिक समस्या न होकर अब व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और एथनिक निर्जातीयता, जाति को बढ़ावा देना आदि समस्याएं जो हैं व्यक्ति की हैं। हैबरमास का दृढ़ विश्वास है कि आज के श्रमिक आर्थिक दृष्टि से खतरे के हालात में नहीं है और अब उन्हें क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। कि जैसा मार्क्स मानते थे कि पूंजीवाद को उखाड़ने के लिए सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा जिससे समाजवाद आएगा, लेकिन वह आज यह स्थिति देखने को नहीं मिलती है। आज व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, अर्थात सुखी है, जिस कारण वह क्रांति के लिए नहीं जाएगा। सोवियत संघ रूस ने मार्क्सवाद को पराजित कर दिया। शुरू में से ही हैबरमास को मार्क्सवाद के समाज पर संदेह रहा है। तो इन्होंने कहा कि हैबरमास का जो समाजवाद था वह शुरू से ही संदेह के कटघरे में था। मार्क्स की यह सोचना गलत था कि कृषक समाज ही रहेगा और इसकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी रहेगी। तो मार्क्स रूस के संबंध में समाजवाद के रूप में देखते हैं, क्योंकि रूस जो है पहले समाजवाद की राह पर था। रूस और चीन जैसे देश जो है समाजवादी बोले जाते थे या मार्क्सवादी के रूप में देखा जाता है। लेकिन हैबरमास कहते हैं कि यह जो है अवधारणा आगे चलकर गलत हो गई, क्योंकि मार्क्स का सोचना था कि रूस कृषक समाज ही रहेगा, इसकी औद्योगिक अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी रहेगी जैसी उस समय थी। लेकिन वे यह नहीं सोच पाए कि रूस उद्योगवाद भी फोर्डवादी हो जाएगा और इसमें श्रमिकों की स्थिति आर्थिक अवस्था में सुधार आएगा। फोर्डवादी को हम यहाँ पूंजीवाद, टेलरवाद आदि भी शब्दों से संदर्भित कर सकते हैं। तो फोर्डवाद बेसिकली है क्या, हम फोर्डवाद को बताते हैं कि एक फोर्ड करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक उद्योग में मशीनों की उत्पत्ति की है, में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मशीनों के माध्यम से उन्होंने जो मशीनों की गति को बराबर तेज करने का प्रयास किया, अर्थात अधिक से अधिक उत्पादन पर इन्होंने बल देने का प्रयास किया। तो इनकी जो विचारधारा थी कि उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि करना, उसी विचारधारा को फोर्डवादी या फोर्डवाद कहा जाता है। तो मार्क्स का यह विचार कि पूंजीवाद के साथ क्रांति आएगा, यह गलत था। आज की स्थिति में पूंजीवाद विकास के साथ श्रमिकों की समृद्धि भी हुई है और राज्य भी अब दमनकारी न रहकर कल्याणकारी बन गए हैं। कि अब राज्य जो है
जनता के लिए तमाम प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं जिनसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके, ऐसा हैबरमास कहते हैं। और मार्क्स का मानना था कि राज्य है एक शोषणकारी संस्था या दमनकारी संस्था है और पूंजीवाद में जो है श्रमिकों का शोषण होता है, तो वह गलत आज के संदर्भ में देखने को मिलता है। आगे मार्क्स के अधिसंरचना की पूर्णतया उपेक्षा की है। तो मार्क्स दो प्रकार की संरचनाओं की बात करते हैं, अधोसंरचना और अधिसंरचना, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो कहा जो मार्क्स ने केवल अधोसंरचना की चर्चा की है, अर्थात केंद्र में अधोसंरचना के रूप में आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। इन्होंने कहा कि आर्थिक व्यवस्था ही अधिसंरचना का निर्धारण करती है, अर्थात संस्कृति, विचार, इन सब का निर्धारण जो है आर्थिक स्थिति या आर्थिक निर्धारणवाद से ही होता है। वही हैबरमास कहते हैं कि इन्होंने अधिसंरचना की पूर्णतया उपेक्षा की है। हैबरमास एवं अन्य उत्तर आधुनिकवादियों ने मार्क्स की कटु आलोचना की है कि मार्क्स अधिसंरचना पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हैबरमास विस्तृत रूप से संस्कृति पर लिखते हुए हैं, कहते हैं कि सामाजिक उद्विकास को केवल उत्पादन विधियों और संबंधों से नहीं हुआ है, उद्विकास तो धर्म की विचारधारा, मूल्य आदि सांस्कृतिक तत्वों का भी हुआ है। जहां इन्होंने कहा कि केवल उत्पादन विधियों के माध्यम से उद्विकास नहीं हुआ है, धर्म का भी उद्विकास हुआ है, विचारधारा, मूल्य आदि सांस्कृतिक तत्वों का उद्विकास हुआ है। जैसे कि मैक्स वेबर बात करते हैं कि पूंजीवाद के में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तव में उद्विकास एक बृहद प्रक्रिया है और इसके परिवेश में उत्पादक श्रम के साथ अतिरिक्त संपूर्ण संरचना भी आती है। तो हैबरमास कहते हैं उद्विकास एक बृहद प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन श्रम अर्थात आर्थिक क्रियाओं के अलावा भी सांस्कृतिक, राजनैतिक और अन्य तरह की जो है घटनाएं भी जो है उद्विकास को प्रभावित करती हैं। यहाँ हैबरमास ने अभिव्यक्तिशील तर्क या कम्युनिकेटिव एक्शन की रीजन की अवधारणा को रखते हुए कहते हैं कि बुनियादी और अधिसंरचना के निर्माण में संचारों की भूमिका निर्णायक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। प्रतीक, अंतःक्रिया, एथनिसिटी आदि भी संचार के माध्यम है, जहां अधिसंरचना के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हैबरमास ने मार्क्स के मानव विकास के सिद्धांतों को आर्थिक निर्धारणवाद से निकालकर अभिव्यक्ति के क्षेत्र में लाते हैं। तो मार्क्स के जो आर्थिक निर्धारणवाद का इनका सिद्धांत था उसको मानव विकास के संदर्भ में और विस्तृत करते हुए इन्होंने अभिव्यक्ति क्षेत्र में लाकर रखा है, जिसमें इन्होंने संचार की भूमिका, अंतःक्रिया, एथनिसिटी आदि को भी स्थान दिया है। मार्क्सवादी होते हुए भी इन्होंने कट्टर मार्क्सवाद को अस्वीकार किया है। इनका उद्देश्य मार्क्सवाद को आधुनिक समाज के लिए अधिक से अधिक प्रासंगिक बनाना है। मार्क्सवाद के युग में जिस प्रकार की पूंजीवाद था उसमें सामाजिक विसंरचना में आर्थिक निर्धारणवाद कारगर था, अर्थात उस समय जब मार्क्स की समय था उस समय का जो परिस्थिति या वातावरण था उस समय आर्थिक निर्धारणवाद का जो सिद्धांत था उनका कारगर था, अर्थात उस समाज के रूप में वह लागू होता था। लेकिन इसी कारण मार्क्स ने पूंजीवाद को उद्विकास की प्रक्रिया के माध्यम से देखा है। हैबरमास ने मार्क्स को केवल आलोचना ही नहीं की है बल्कि उनका पुनर्निर्माण भी किया है। तो हैबरमास जिन जिन आलोचनाओं या सिद्धांतों की आलोचना करते हैं उनका एक विकल्प भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने वैकल्पिक रूप से आलोचनात्मक सिद्धांत या क्रिटिकल थ्योरी का नव मार्क्सवादी सिद्धांत रखा, अर्थात उन्हें संशोधन करके सुधार करके नए सिद्धांत को रखा है जो कि वर्तमान के औद्योगिक समाज या पूंजीवादी समाज के अध्ययन में कारगर है। हैबरमास का आलोचनात्मक नव मार्क्सवादी सिद्धांत। तो आलोचनात्मक सिद्धांत में हैबरमास ने दो काम किए हैं। पहला, इन्होंने मार्क्सवाद का खंडन किया और कटु टिप्पणी की। दूसरा, इन्होंने आधुनिक समाज की आलोचना
की है। वे इस आधुनिक समाज को एक आहत समाज मानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, उन्होंने आधुनिक समाज की भी आलोचना किया है और इसे एक आहत समाज या बाउंडेड सोसाइटी के रूप में देखा है। हैबरमास ने मार्क्सवाद के विपरीत ज्ञानोदय का समर्थन किया है और वे कहते हैं कि आधुनिक समाज की आलोचना केवल एक तर्क यानी आर्थिक निर्धारणवाद से नहीं की जा सकती है। आधुनिक समाज में कई तर्क हैं, इन सबको देखना पड़ेगा। सत्य कभी भी निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं होता है, इसमें कई अवयव होते हैं और एक समाज वैज्ञानिक सापेक्षिक सत्य की पड़ताल करता है। इन्होंने कहा जो वास्तविकता होती है वह निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं होती है कि केवल एक ही तथ्य के आधार पर उसकी व्याख्या की जा सके, बल्कि किसी भी समाज की व्याख्या करने के लिए हमें उनके प्रत्येक अवयव को सापेक्षिक तौर पर अर्थात समान रूप से भागीदारी को देखते हुए उनका अध्ययन करेंगे, वही एक समाज वैज्ञानिक को करना चाहिए। हैबरमास ने स्थापित करते हुए कहा है कि सत्य वह है जो लोगों को अपनी दिन प्रतिदिन की अभिव्यक्तिशीलता, विनिमय, कम्युनिकेटिव एक्सचेंज में पाते हैं और उससे रूबरू होते हैं। तो इन्होंने कहा कि सत्य वह है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में या संचार करने में या अंतःक्रिया करने में प्रयोग करता है, वही। उत्तर आधुनिकता न होकर यहाँ हैबरमास ने सापेक्षिक सत्य या रिलेटिव ट्रुथ की पहचान किया है, अर्थात जो वास्तविकता है उसको देखने का प्रयास किया है। मार्क्स पूर्ण रूप से इसके विरोधी थे, अर्थात मार्क्स के जो है जिस तथ्य के विरोधी थे उन्हीं तथ्य की बात इन्होंने हैबरमास ने की। सत्य यह है जिसे समाज कहता है या स्वीकार करता है। तो हैबरमास का मानना है कि जो भी समाज स्वीकार करता है या समाज में घटित होती है वही चीज़ जो है सत्य है। हैबरमास जब सत्य को सापेक्षिक कहते हैं तो निश्चित से उनका संकेत समाज से है, अर्थात वर्तमान समाज से है कि सभी समाज समान नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज की व्याख्या एक समान नहीं की जा सकती, अर्थात प्रत्येक समाज सापेक्षवाद की अवधारणा पे होते हैं कि उनका अलग अलग परिस्थिति होती है, अलग अलग परंपरा होती है। तो इसी तरह इन्होंने कहा कि परंपरागत समाज, आधुनिक समाज, आदिवासी समाज आदि जो है प्रत्येक सत्य सापेक्षिक है कि प्रत्येक का अपना अपना एक सत्य है, अपनी अपनी परंपरा है। जो बात एक समाज पर सत्य होती है वह दूसरे समाज के लिए असत्य भी हो सकती है, जो एक समाज में गलत है वह दूसरे समाज में सत्य हो सकती है। तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समाज के लिए अपना एक सापेक्ष होता है, उनकी अपनी एक परंपरा होती है, उनकी एक जीवन शैली होती है, उसी आधार पर उनकी व्याख्या हो जाती है। किसी एक सिद्धांत को हम किसी एक समाज पर बनाए गए सिद्धांत को हम दूसरे समाज के सिद्धांत क्या अध्ययन के रूप में नहीं प्रयोग कर सकते हैं। उसके प्रयोग करने के लिए हमें उस समाज या के सापेक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए। आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो वेबर और उनकी बुद्धिसंगतता का भी हैबरमास पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो हैबरमास का प्रयास था कि आधुनिक समाज के विश्लेषण के लिए वह एक ऐसे सिद्धांत बनाना चाहते थे जो मार्क्स के प्रबंधन का संशोधन करे तथा समाज के विश्लेषण का एक विकल्प प्रस्तुत करे। उन्होंने वेबर के बुद्धिसंगतता को लिया और संस्कृति के उद्विकास के विश्लेषण से वेबर के उद्विकास को लेते हैं। तो इन्होंने बुद्धिसंगतता और उद्विकास को लिया और उस आधार पर इन्होंने वेबर के प्रबंध था कि समाज विज्ञान जिस ज्ञान पैदा करते हैं वह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सीमित होता है, उसकी प्रासंगिक इतिहास के एक विशेष काल तक ही सीमित होती है। तो अभी जो हमने कहा कि समाज सापेक्षवाद होता है, वही वेबर भी कहते हैं कि जो समाज का ज्ञान है वह किसी एक विशेष समय में तक ही सीमित होता है या उसी पर ही लागू होता है। जैसे कि मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद का जो है सिद्धांत वह उनके कुछ 10 से 20-30 सालों तक ही अच्छी तरह से लागू होता था, बाद में समाज परिवर्तन होता गया और वर्तमान समाज में उनका जो सिद्धांत आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत है वह अप्रासंगिक हो गया है।
और उसकी प्रासंगिक इतिहास के एक विशेष काल तक ही होती है। देखा जाए तो मानव जीवन का व्यक्तिनिष्ठ पहलू होता है। समाज विज्ञानों को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ हेबरमास जहाँ मार्क्स की आलोचना करते हैं, वहीं यह क्रिया के युक्ति संगतता पर जोर देते हैं। अर्थात क्रिया की युक्ति संगतता की बात किसने की थी? सर्वप्रथम वेबर ने की है। तो यहाँ पर इन्होंने वेबर का समर्थन करते हुए मार्क्स की आलोचना की है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में व्यक्ति को हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, यह अनुचित है। तो मार्क्स हमेशा समाज की बात करते हैं, समाज में वर्गों की बात करते हैं, वहाँ विशेष व्यक्ति के व्यक्तिवादी थ्योरी को इन्होंने एक तरफ, या व्यक्ति के अपने विचार को इन्होंने एकदम हाशिए पे रखा है। व्यक्ति के युक्तायुक्त क्रिया अर्थात रेशनल क्रिया का विज्ञान के उत्पादन में योगदान होता है। इस तथ्य के बारे में जो इन्होंने, या जहाँ वेबर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ समाज के लिए योगदान होता है, अर्थात व्यक्ति की युक्तायुक्त रेशनल एक्शन समाज को है अपना योगदान प्रदान करती है। तो वेबर ने इस तरह वेबर की तरह ही हैबरमास का भी कहना है कि मनुष्य की जो समझ होती है वह राष्ट्रीय होती है, वह इंटर सब्जेक्टिव होती है, अर्थात व्यक्तिनिष्ठ होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार होता है, अपना ज्ञान होता है, अपना समझ होता है। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो अंतःक्रियाओं द्वारा एक दूसरे को समझते हैं और इसे तर्क होता है। व्यक्ति किसी भी क्रिया को बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता है। ज्ञान का उत्पादन इस पारस्परिक क्रियाओं द्वारा होता है, और ऐसा भी कुछ निष्कर्ष हैबरमास ने अपने सिद्धांत में रखा है। इन्होंने कहा कि जो मशीनों का जैसे निर्माण किया, वेबर कहते हैं कि किसी व्यक्ति के विचार के माध्यम से ही मशीनों का निर्माण हुआ और आगे चलकर ही औद्योगिक हुआ, तो उसमें व्यक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और व्यक्ति का कुछ उद्देश्य होने के नाते उसने उस मशीन का निर्माण किया। तो उसकी जो है, इन्होंने जो है मार्क्स ने उसके गौड़ मान लिया है, अर्थात एकदम हाशिए पे रखते हुए उनकी कोई चर्चा ही नहीं की है। तो व्यक्ति को जो भी क्रियाएं या इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होता है समाज में, उसका विशेष महत्व होता, अर्थात समाज में योगदान होता है। फ्रायड और हैबरमास। फ्रायड के मनोविश्लेषण से भी हैबरमास प्रभावित थे। फ्रायड का यह दाव था कि उन्होंने ऐसे सिद्धांत को विकसित किया जो हर दृष्टि में अनुभविक है और जो मनुष्य के व्यक्तिगत संसार को भली भांति या भली प्रकार से जानता है। यहाँ फ्रायड का जो है वैज्ञानिक सिद्धांत को हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हैबरमास की आलोचनात्मक सिद्धांत की वस्तुतः एक अभिव्यक्तिशील क्रिया अर्थात कम्युनिकेटिव एक्शन के सिद्धांत है। तो जिस तरह फ्रायड कहते हैं कि अनुभविक सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तिगत संसार के भली बात से जाना जा सकता है, जो फ्रायड का सिद्धांत मनोविश्लेषण का सिद्धांत था, उस आधार पर। वहीं हैबरमास कहते हैं, इनकी आलोचना करते हुए कहा कि हैबरमास ने कहा है कि अभिव्यक्ति क्रियाशील या कम्युनिकेटिव एक्शन का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत में फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत एक स्तंभ के रूप में हुआ, अर्थात उन्हीं से या उनकी आलोचना करते हुए उन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन की चर्चा की है। अब आते हैं भाषाविद। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लैंग्विस्टिक अप्रोच क्या था हैबरमास का? तो हैबरमास ने जिस आलोचनात्मक सिद्धांत को आधुनिक समाज के विश्लेषण के लिए रखा है, रखते हैं, उसमें उन्होंने भाषा में बहुत कुछ ग्रहण किया है। इससे उन्होंने नोम चोम्स्की से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका तर्क था, अर्थात हैबरमास का तर्क था कि भाषा के प्रयोग में लाकर हम सार्वभौमिक नियम बना सकते हैं। हैबरमास मानते हैं कि भाषा के प्रयोग से ही हम ऐसे नियम का निर्माण कर सकते हैं जो सभी जगहों पर लागू की जा सकती है। मनुष्य की मस्तिष्क के जैविक संरचना की तरह ही समाज की संरचना भी होती है। हैबरमास ने भाषा के इस नियम को संस्कृति के उद्विकास का अध्ययन पर लागू किया है। हैबरमास ने सांस्कृतिक तत्वों के अर्थ को भाषा के संदर्भ में समझने की कोशिश की
है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हैबरमास जो है सांस्कृतिक तत्वों के अर्थ को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने भाषा के नियमों या व्याकरण के नियमों को तरह तरह के समाजों की अभिव्यक्तिशीलता के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने बताया कि भाषा का प्रयोग या व्याकरण जो है, नियम जो है, वह व्यक्ति अपनी क्रियाओं, अंतःक्रियाओं, इंटरेक्शन या व्यवहार में किस तरह से अलग अलग संदर्भ के लिए प्रयोग करता है। अगला है अभिव्यक्तिशीलता का युक्तायुक्त। तो इनका जो कम्युनिकेटिव एक्शन था उसकी उपयोगिता क्या है। जब हम हैबरमास का आलोचनात्मक या नव मार्क्सवादी सिद्धांत इसे कहते हैं तो वस्तुतः यह अभिव्यक्तिशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत होता है। मनुष्य की अभिव्यक्तिशीलता किन्हीं सामाजिक दशाओं में होती है, अर्थात जो भी एक्शन या इंटरेक्शन होता है तो उसकी कुछ परिस्थिति और दशा होती है। ये युक्तायुक्त उद्देश्यपरक होते हैं, अर्थात रेशनल पर्पज एक्शन, और दूसरा अभिव्यक्तिशील क्रिया अर्थात कम्युनिकेटिव एक्शन में इन्होंने अंतर किया है। तो इन्होंने कहा कि जो भी क्रियाएं होती हैं व्यक्ति या तो उद्देश्यपरक होंगी या तो व्यवहारिक होंगी या अभिव्यक्ति या कम्युनिकेटिव एक्शन या संचार के लिए व्यक्ति करेगा। युक्तायुक्त उद्देश्यपरक क्रिया का रुझान जो है वो भौतिक पर्यावरण के प्रति होता है और इस क्रिया का लक्ष्य जो होता है वह पर्यावरण को अनुकूलन बनाने का होता है। अर्थात व्यक्ति जब भी अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा वह अपने पर्यावरण से अपने आधार पर, मतलब अपनी उपयोगिता के अनुसार जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करेगा। जबकि जो अभिव्यक्तिशील क्रिया होगी वह सामान्यतः कार्य श्रम अर्थ में लेता है, अर्थात रोजमर्रा के कार्यों में लेगा। यह क्रिया का इस भांति अवधारणात्मक रूप से प्रस्तुत करके हैबरमास आधुनिक समाज में व्याख्या करते हैं, यही उनका सिद्धांत है। तो इन्होंने दो प्रकार की क्रिया की बात की है, एक युक्तायुक्त उद्देश्यपरक क्रिया रेशनल पर्पज एक्शन, जिसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने तर्क बुद्धि के आधार पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करेगा। दूसरा इन्होंने कहा अभिव्यक्तिशील क्रिया, जो व्यक्ति रोजमर्रा के व्यवहार में या श्रम में या कार्य करने में अपना प्रयोग करता है। आगे हैबरमास का जो उद्देश्य अभिव्यक्तिशीलता कम्युनिकेटिव एक्शन के माध्यम से इन्होंने सांस्कृतिक विकास के उच्च अवस्था को समझने का जो है प्रयास किया है। एक व्यवस्थित सिद्धांत को इन्होंने बनाया है जो अभिव्यक्तिशीलता को प्राथमिकता देता है, और दूसरी विशेषता इसकी जो है रेशनैलिटी अर्थात बुद्धि संगतता या विवेक है। हैबरमास का यह तर्क कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो स्वतंत्र और अभिव्यक्तिपरक हो और जहाँ व्यक्ति संप्रेषण पूर्ण और सभी बंधनों से मुक्त है। इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे समाज निर्माण करने का आवश्यकता है जहाँ पर व्यक्ति अपनी तार्किकता या अभिव्यक्तिशीलता या सोच को या संप्रेषण को लेकर पूरी तरह से आज़ाद हो। इनके अलावा एक इनका प्रमुख कथन है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है जो कि पूछा जाता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह भी कथन कि इन्होंने आधुनिकता को एक अधूरी परियोजना कहा है। इस संदर्भ में इन्होंने उत्तर आधुनिकता की आलोचना करते हुए यह तथ्य बताया है। आगे इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं तो देख लेते हैं। थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963 में, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 में, टूवर्ड ए रेशनल सोसाइटी 1970 में, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में, कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1979 में, द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक, अब तक सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है, 1981 में, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, यह भी पुस्तक एक बार दो बार पूछी गई है यूजीसी नेट एग्जाम में, मॉरल कॉन्सिक्वेंस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन 1990, द पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग, यह भी पुस्तक यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई है 1992, द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर 1962, ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस 1967,
टेक्नोलॉजी एंड साइंस ऑफ आइडियोलॉजी 1968 जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। तो आज की वीडियो जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।